नमस्कार दोस्तों, परिचय खारवेल मलिक। इस बिजनेस में करीब लास्ट 5-6 साल में डेडिकेटली काम कर रहा हूं और आज अल्ट्रोस एकेडमी के तरफ से हेल्थ सेशन के लिए मेरे को चुना गया है। इसके लिए मैं आभारी हूं अल्ट्रोस एकेडमी में। और हेल्थ जो दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है, दुनिया में आप अगर कुछ भी खो दिए हैं उसको दोबारा आप पा सकते हैं, सिर्फ अपना सेहत को छोड़कर। दुनिया में अगर कोई भी चीज़ सबसे बड़ा है वो है अपना हेल्थ। मगर हेल्थ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि ये जो हेल्थ है हमको मुफ्त में मिला है। ये जो शरीर ये हमको मुफ्त में मिला है। हर महीना कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है इसके लिए, कोई फिक्स डिपॉजिट करना नहीं पड़ा इसके लिए, कोई रेंट भी नहीं देना पड़ता है इसके लिए। तो इसके लिए इसका महत्व हमने नहीं समझा है। करीब 20 लाख 30 लाख का कोई गाड़ी अगर कोई खरीदता है तो उसको कितना केयर लेता है। उसको एक मकान जब कोई बनाता है तो कितना ख्याल उसमें रखते हैं। गाड़ी भी रहेगा, मकान भी रहेगा, मगर वो लोग नहीं रहेगा अगर वो हेल्दी नहीं है। जब रिपोर्ट आया जो शुगर लेवल फास्टिंग 200 प्लस है एंड आपका पीपी है करीब 300। रिपोर्ट आने के बाद मालूम हुआ कि फास्टिंग 200 प्लस है एंड पीपी 300 प्लस है। क्या उसके पहले दिन हो गया? रिपोर्ट आने के बाद मालूम हुआ कि कैंसर 4 स्टेज में पहुंच गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को देखकर स्टेज 4 में पहुंचने के बाद मालूम पड़ा क्या जब रिपोर्ट आया उससे पहले दिन में ही कैंसर हो गया। रिपोर्ट में आया कि क्रिएटिन का लेवल 4.5 से ज़्यादा हो गया है और किडनी को डायलिसिस करना पड़ेगा। क्या उससे पहले दिन क्रिएटिन 4.5 में चला गया? कोई भी डिजीज अगर होता है तो एक दिन में नहीं होता है। दुनिया में कोई भी डिजीज जो होता है ये एक दिन में नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे हमारा अंदर में चलता है। और हमारा ऑर्गन इतना मजबूत नेचर ने बनाया है, करीब 80% से 90% जब तक वो डैमेज नहीं होगा कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। किडनी ऐसा ऑर्गन है जो 90% तक भी सह लेगा, हार्ट 70% तक सह लेगा, लिवर 60% तक सह लेगा। 60 to 70% डैमेज हो जाएगा लिवर, मगर वो काम ठीक से करता है, मालूम नहीं पड़ता है। ये इतना नेचर ने मजबूत से हमारा शरीर बनाया है, तो इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता है कि जब ये डिजीज अंदर कब ये पैदा होता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है जब होगा देखा जाएगा। जब होगा क्या देखेंगे? जब होगा 4 स्टेज में अगर कैंसर पहुंच गया तो क्या और देखेंगे? सिर्फ मौत का इंतजार करेंगे और 6 महीना 1 साल। हाँ, क्या देखेंगे? किडनी अगर पूरा डैमेज हो गया है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्या करेंगे उसके बाद? हार्ट इतना ब्लॉक हो गया है, बाईपास सर्जरी करने के बाद भी ठीक नहीं होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाता है। तो कहना का मतलब है कि हमारा ये जो माइंड सेटिंग है ये पहले से ही गलत में पैदा हो गया है। एक इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मगर ये जो कहावत है ये सिर्फ किताब में रह गया और कुछ दीवार में ये लिखा होकर रह गया, मगर उसको इंप्लीमेंट कहीं नहीं करते। हमारा यहाँ भारतीय लोगों का माइंड सेटिंग है जब हमको बीमारी होगा तब हम सचेतन होंगे और उससे पहले नहीं। हम पैसा बहुत खर्चा करेंगे घूमने में, मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में, एक्सेसरी खरीदने में, मगर जिसके लिए सब कर रहे हैं वो अगर ठीक नहीं रहेगा तो हेल्दी रहना अभी इस एनवायरनमेंट में चैलेंज हो गया है। अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसको बोला जाता है कि CPE, केमिकल पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। यहाँ खाना भी सही नहीं है, पॉल्यूटेड है, हवा भी पॉल्यूटेड है, पानी भी पॉल्यूटेड है। ये जो 3 बेसिक चीज है, फूड, एयर एंड वाटर, ये हमारा हेल्दी रहने के लिए सबसे मेन कंपोनेंट है। मगर आज ये 3 पॉल्यूटेड हो गया है। खाने में हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसे बहुत सारे केमिकल शरीर को जाता है खाने के माध्यम से। हवा के माध्यम से हम बहुत सारे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बहुत सारे पॉइजन सब्सटेंस ले रहे हैं। पानी में हम बहुत सारे कंटामिनेटेड चीज़ ले रहे हैं। तो कैसे हम हेल्दी रहेंगे? अभी जो 3 चीज़ को लेकर हम हेल्दी रहते हैं वो भी अभी पॉल्यूटेड हो गए हैं। तो हेल्दी रहना अभी एक चैलेंज हो गया है। और अभी जो हम खाना खा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड IDA, इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन के अनुसार
ये खाना हमको स्वाद लग रहा है और पेट भर रहा है, मगर जो जो न्यूट्रिशन चाहिए हमको एक्टिव रहने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, हमारा बॉडी की ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन के लिए जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए हमको, ये हमको खाने में अभी नहीं मिलता। तो मेरा कहने का मतलब है कि खाना तो अभी हम जो खा रहे हैं वो तो खाएंगे, मार्केट में जो मिलता है वो तो खाएंगे, बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खेती खुद नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक खेती करके हम खाना संभव पर नहीं है, जो मिलता है हमको वो खाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं हमारा लाइफस्टाइल में आयुर्वेद को। आयुर्वेद में जो हर्ब्स है उसको हम ऐड कर पाएंगे हमारा लाइफस्टाइल में, तो आने वाले समय में बड़ी बड़ी बीमार से खुद और अपना फैमिली को हम बचा पाएंगे। तो आइए हम डिटेल्स जानते हैं कि ये बीमारी क्या है, क्यों हो रहा है और कितने प्रकार का है। तो जितने भी बीमारी है बेसिकली बहुत सारे तो कॉज है, मगर मेनली बेसिकली 3 प्रकार का कारण है जितने भी बीमार हो रहे हैं। पहला है एक्सटर्नल डिजीज, दूसरा है इंटरनल डिजीज एंड थर्ड है डीजेनरेटिव डिजीज। एक्सटर्नल डिजीज क्या है? कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म अगर हमारा शरीर में आ गया है, अनजाने में और जानकारी में भी अगर आ गया है, और हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है अगर वो सही तरह से एंटीबॉडी नहीं बना पाया, हर एक वायरस के लिए अलग अलग का एंटीबॉडी चाहिए। एक एंटीबॉडी हर एक वायरस को फाइट नहीं कर पाता है। एंटीबॉडी कौन बनाता है हमारा शरीर में? हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है हमारा एंटीबॉडी। तो ये जर्म, बैक्टीरिया, वायरस जब हमारे शरीर में जाता है और शरीर का इम्यून सिस्टम सही तरह से एंटीबॉडी बना नहीं पाता है, तो ये जिस भी ऑर्गन में पहुंच जाता है उसको इन्फेक्टेड करता है। जैसे अभी कोरोना वायरस हमारा लंग्स को पहले इन्फेक्टेड कर देता है। बाहर से जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म अंदर जाता है और फाइट नहीं कर पाता है हमारा इम्यून सिस्टम, तब हमको इन्फेक्टेड करता है और जान भी ले लेता है। और कुछ जर्म, बैक्टीरिया हमारा बॉडी खुद बना लेता है, और कुछ जर्म और बैक्टीरिया, वायरस सिर्फ बाहर से ही आते हैं, और जर्म और बैक्टीरिया ये हमारा बॉडी भी खुद बना रहता है। क्यों बनाता है उसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। ये पहला था एक्सटर्नल डिजीज के बारे में। दूसरा डिजीज है इंटरनल डिजीज। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बोलते हैं कि हमारा शरीर में 3 शक्तियां हैं, वात, पित्त एंड कफ। अगर ये सही मात्रा में रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर उसका इनबैलेंस हो जाता है, चाहे वो बढ़ जाता है चाहे कम हो जाता है, तो शरीर में ये त्रिदोष बन जाता है, और बहुत सारे बीमारी इसके वजह से होता है। जितने भी इंटरनल डिजीज, चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो इंडाइजेशन हो, घुटने का दर्द हो, अल्सर हो, स्किन का प्रॉब्लम, सोरियासिस, एक्जिमा, ये जितने भी डिजीज हैं, ये इंटरनल डिजीज हमारा शरीर का जो वात, पित्त एंड कफ का इनबैलेंस से ही होता है। वात से करीब 80 टाइप का डिजीज होता है। वात से उसका पहला वात का जो डिजीज ज़्यादा लोग शिकार होते हैं वो है आर्थराइटिस। वात में ज़्यादा लोग जो शिकार होते हैं वो पहला है आर्थराइटिस। वात की वजह से पैरालिसिस भी होता है, वात की वजह से स्पाइन सिकुड़ जाता है, घुटने में जो ऑयल है वो सूख जाता है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है वात की वजह से। तो ये जो वात, पित्त, कफ है, ये शरीर को सही मात्रा में फंक्शन करने के लिए है। ये डिजीज नहीं है, ये शरीर का प्रॉपर फंक्शन के लिए है। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं थोड़ा छोटे आकार से आपको समझा देता हूँ। हमारा शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है ये वात के माध्यम से होता है। हमारा जो ब्लड, देखिए अभी हम खड़े हैं यहाँ, वाटर का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे ना नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। तो अभी मैं खड़ा हूँ तो मेरा ये जो राइट पैर एक फुटबॉल और लेफ्ट पैर एक फुटबॉल हो जाना चाहिए। ब्लड तो एक लिक्विड है ना, वाटर की तरह है, सिर्फ कलर रेड है। ब्लड और वाटर में क्या फर्क है? कलर का सिर्फ फर्क है और थिकनेस का थोड़ा फर्क है, उसका थिकनेस पानी से थोड़ा ज़्यादा है। अभी मैं खड़ा हूं, ये एक फुटबॉल और ये एक फुटबॉल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। कौन सर्कुलेट कर रहा है? वात। हार्ट के माध्यम से वात ही सर्कुलेट करता है हमारा ब्लड को। वात का काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड को प्रॉपरली सर्कुलेट करना है वात का काम। पित्त का क्या काम है? हम जब खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है,
हमारा शरीर का हीट को मेंटेन करता है और हमको ताकत देता है। पित्त का काम है हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, एक बाइल्स जो सीक्रेट होता है गॉल ब्लैडर से, वो डाइजेस्ट करता है, और हमारा शरीर का जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म को सही तरह से फंक्शन करके हमको ताकत देता है। ये हमारा है पित्त का काम। कफ का क्या काम है? हमारा शरीर में ऐसा पित्त है वाइल से, अगर उसको बाहर लेकर हाथ में रखा जाएगा तो ये होल करके चला जाएगा। सिर्फ हाथ को नहीं, कोई भी लोहे का प्लेट में भी रखेंगे, हमारा शरीर में इतना वाइल्स, पावरफुल वाइल्स से, उसको बाहर निकाल कर किसी लोहे के प्लेट में भी अगर डालेंगे तो वो लोहे को भी 2-3 मिनट में होल करके नीचे चला जाएगा। इतना पावरफुल वाइल्स हमारा शरीर के अंदर है, मगर क्यों नहीं जला पाता है? क्यों? जो लोहे को तोड़ देता है वो शरीर को, मांस को क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा शरीर के अंदर में हर एरिया में कफ का प्रोटेक्शन है। शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो पित्त को प्रकोप से प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर पहले से ही लेयर बना दिए हैं हर एक ऑर्गन के अंदर, ताकि ये जो पित्त है वो उसको नष्ट नहीं कर पाएगा। तो कफ का रोल है पित्त से प्रकोप से बॉडी को बचाना, पित्त की प्रकोप से बॉडी को बचाना। जब ये इनबैलेंस हो जाता है, बात तो बहुत सारी बीमारी आता है, अगर पित्त इनबैलेंस हो जाता है तो पहला पित्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। स्टोन होता है, ट्यूमर होता है, अल्सर हो जाता है, सोरियासिस, एक्जिमा जैसे स्किन डिजीज हो जाता है, चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है, बदन हमेशा गर्मी रहता है, रात को नींद नहीं आता है। ये सब पित्त का प्रकोप है, ये सब पित्त का प्रकोप है। कफ अगर इनबैलेंस होता है तो साल भर उसको ठंडा खांसी रहेगा। अगर किसी का कफ इनबैलेंस हो जाता है, पित्त के इनबैलेंस से भी ठंडा होता है, उस समय लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं, उसको गरम गरम चीज देते हैं, इसीलिए ठीक नहीं होता है। अगर किसी का ठंडा गरम चीज देने से ठीक नहीं होता है, जैसे मानिए कि हमारा हिल सिरप को आप गर्म पानी में देते हैं, ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो ठंडा है वो कफ के माध्यम से नहीं हुआ है। कफ के माध्यम से भी एक ठंडा है, पित्त के माध्यम से भी ठंडा हो जाता है। और उस समय अगर गर्म चीज देंगे वो पित्त और बढ़ेगा। पेट में जिसका अल्सर हो गया है उसको अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट, अगर व्हीट ग्रास देते हैं कि ओरिजल हम देते हैं कि न्यूट्रोटन देते हैं, अगर उसको गर्म पानी में देंगे वो बढ़ेगा। गर्म पानी में देंगे तो वो बढ़ेगा। अल्सर किसी को अगर हुआ है तो उसको गर्म का चीज सबसे पहले मना है। वो पानी भी पिएगा, ठंडा पिएगा, खाना भी खाएगा, ठंडा खाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं। वही डिजीज एक वही सेम मेडिसिन से किसी का ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता है, सिर्फ गलत रिकमेंडेड के वजह से। तो ये जो बात पित्त कफ है, ये शरीर को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए है। जब ये इनबैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे बीमारी होता है। जैसे कफ इनबैलेंस होता है तो साल भर ठंडा खांसी रहेगा। कफ अगर लंग्स में बहुत दिन बैठ कर रह जाएगा तो वो अस्थमा में कन्वर्ट होता है, श्वास जिसको बोलते हैं। अगर ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में कन्वर्ट हो जाता है अगर कफ ज़्यादा ना। और ये इन्फेक्टेड होकर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स को चल जाता है उसको गंडमाल और काउंटमाल बोल जाता है। ऐसे बहुत सारे बीमारी कफ के माध्यम से भी होता है। तो अगर इससे बचने के लिए हम चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा रोल है, हमारा बात, पित्त और कफ को हम बैलेंस रखना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस पीएच लेवल, पोटेंशिटी ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, हमारा जो पीएच लेवल 7 से ऊपर रहना चाहिए। 7 से नीचे एसिडिक फॉर्म है और 7 से ऊपर है अल्कालाइन। हमारा बॉडी अल्कालाइन रहना चाहिए। जो हमारा मुनि ऋषि बात, पित्त, कफ को बैलेंस रखने के लिए बोलते हैं, मेडिकल साइंस जो है वो बात, पित्त, कफ को तो नहीं जानते हैं, मगर वो बोलते हैं कि हमारा पीएच लेवल बैलेंस रहना चाहिए, हमारा शरीर ज्यादा अल्कालाइन रहना चाहिए। वही हमारा मुनि ऋषि भी वही जो बात, पित्त, कफ, वही पीएच लेवल। अगर आपका बात, पित्त बैलेंस रहा तो आपका पीएच लेवल बैलेंस रहा। अगर आपका पीएच लेवल बैलेंस रहा तो ऑटोमेटिक आपका बात, पित्त, कफ बैलेंस रहता है। तो जितने भी इंटरनल डिजीज है वो इनबैलेंस ऑफ पीएच लेवल से होता है और इनबैलेंस ऑफ बात, पित्त, कफ के वजह से होता है। तो हमारा शरीर को अल्कालाइन रखने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा अल्कालाइन फूड खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अल्कालाइन, यानी कि 70 से 80% हमको खाना चाहिए अल्कालाइन फूड एंड 20 से 30% हमको खाना चाहिए एसिडिक फूड। हम 95% एसिडिक फूड खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अपना जिंदगी में कभी अल्कालाइन फूड नहीं खाए हैं, सिर्फ एसिडिक फूड खाए हैं।
क्या एसिडिक फूड है, क्या अल्कलाइन फूड है, अगर मैं कह दूंगा तो आपको, मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से मालूम हो जाएगा कि हम किसको ज़्यादा खा रहे हैं। पहले हम मालूम कर लेते हैं अल्कलाइन फूड क्या है। जितने भी नट्स हैं, सिर्फ जो चीना बादाम को छोड़कर, अखरोट हो, आलमंड हो, काजू हो, ये सब अल्कलाइन है। कि जितने भी स्प्राउट, वो सब अल्कलाइन है। जितने भी वेजिटेबल्स मगर पका हुआ नहीं, कच्चा, वो सब अल्कलाइन है। जितने भी स्पाइसेस, चाहे ओनियन हो, गार्लिक हो, जिंजर हो, जो भी जितने भी हो मगर पका हुआ नहीं, कच्चा, वो अल्कलाइन है। जितने भी सीड्स हैं, इसमें से सिर्फ आपका जो मसूर दाल, उसको छोड़कर बाकी सब अल्कलाइन है मगर पका हुआ नहीं, कच्चा। और जितने भी हर्ब्स है, जितने भी फ्रूट्स है, ये सब अल्कलाइन है। उसको कितने % हमको खाना चाहिए? 70 से 80% हम खाते हैं। जितने भी कुक फूड सब एसिडिक है। जितने भी पैकेजिंग फूड है, चाहे वो फास्ट फूड हो, बिस्कुट हो, मिक्सचर हो, आपका रोल हो, कुछ भी हो, वो है एसिडिक। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स सब एसिडिक। जितने भी फास्ट फूड सब एसिडिक। जितने भी पका हुआ खाना सब एसिडिक। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो चाय हो, सब एसिडिक है। अभी आप खुद को पूछिए किसको ज्यादा हम ले रहे हैं? अगर एसिड फूड ज्यादा खाएंगे तो बॉडी क्या अल्कलाइन हो जाएगा? एसिडिक होगा। क्यों हम एसिडिक फूड को ज्यादा पसंद किए? कि ये तुरंत मिल जाता है और स्वादिष्ट है। अल्कलाइन फूड से तुरंत मिलता है और स्वादिष्ट है। आप कहीं पे जाएंगे तुरंत मिक्सचर पा जाएंगे, स्प्राउट नहीं पाएंगे। आलमंड, अखरोट फकड़ो इतने जल्दी नहीं पाएंगे जितने जल्दी आप फास्ट फूड पा जाएंगे। और टेस्ट है, आलमंड अखरोट एक दिन लोग खा पाएंगे, ज्यादा दिन नहीं खाएंगे, टेस्ट नहीं है। एक रोल खाने में, चाउमीन खाने में जो मजा मिलता है वो क्या आलमंड अखरोट से मिलता है? वो क्या स्प्राउट खाने से मिलता है? नहीं मिलता है, वो टेस्टी नहीं है। तो हम टेस्ट के लिए और फास्ट पाने के लिए हमने ज्यादा एसिडिक फूड खाए हैं। तो एसिडिक फूड हमको 20 से 30% खाना चाहिए और अल्कलाइन फूड 70 से 80% हमको लेना चाहिए। मगर अभी हम ले नहीं पा रहे हैं। अगर लेने के लिए कोशिश भी करेंगे, कुछ दिन करेंगे, फिर वही चरा फिर आ जाएगा, फिर हम एसिडिक फूड को खाएंगे। क्या कर पाएंगे? एसिडिक फूड खाने के साथ साथ हम कुछ ऐसा अल्कलाइन फूड खाएंगे जो हमारा बॉडी का अल्कलाइन पीएच लेवल को मेंटेन। पीएच लेवल कितना रहना चाहिए? 7.3 से ऊपर। 7.3 से ऊपर। 1 से 14 है पीएच लेवल, 1 से लेकर 14 तक है हमारा पीएच का लेवल। 7 से इधर है एसिडिक, 7 से उधर है अल्कलाइन। तो मिनिमम 7 से ऊपर आपका पीएच लेवल रहना चाहिए अगर आप हेल्दी रहे। अगर पीएच लेवल बैलेंस रहता है तो हमारा जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, वो सही तरह से बढ़ता है और वो अपना फंक्शन सही तरह से करता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल जो हमारा मेन इम्यून सिस्टम का फाइटर होता है, वो इंक्रीज करता है और शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल का प्रोसेस नहीं शुरू होता है अगर पीएच लेवल बैलेंस रहता है। अगर हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो हम जर्म, बैक्टीरिया, वायरस से बच जाएंगे। अगर हमारे शरीर का बात पीत कफ को हम बैलेंस रख लेंगे तो इंटरनल डिजीज से हम बच पाएंगे। मगर एक डिजीज ऐसा अभी लास्ट 50-60 साल के रिसर्च के माध्यम से मालूम पड़ा, जो है डीजेनरेटिव डिजीज। ये बहुत खतरनाक है। एक बार अगर किसी को पकड़ा तो जान लेकर ही जाएगा वो। एक बार डीजेनरेटिव प्रोसेस किसी का हो गया तो वो मरेगा, कोई उसको बचा नहीं पाएगा, वो मरेगा। क्या है वो डीजेनरेटिव डिजीज? हमारा शरीर का 90% एनर्जी और शरीर का एक्टिविटी करने के लिए हमको ऑक्सीजन का जरूरत है। अगर आपको 2 दिन खाना नहीं मिलेगा फिर भी आप जिंदा रहेंगे, मगर 2 मिनट अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, डेथ। तो इससे क्या हमको मालूम पड़ा? ज्यादा एनर्जी हमको ऑक्सीजन से ही मिलता है। ये ऑक्सीजन जब हमारा शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है? हमारा हर एक सेल में मोर देन 100 ट्रिलियन सेल से हमारा ये शरीर बना है। तो मोर देन 100 ट्रिलियन सेल से ये शरीर बना है। हर एक सेल का
एक एनर्जी सेंटर है जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक सेल में एक एनर्जी सेंटर है, एक मेमोरी है, एक रिसेप्टर है। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सेंटर का जो मेन सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में, जब ऑक्सीजन उसके पास पहुंचता है तो उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा शरीर का जो ऑक्सीजन को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और जब वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन जब कन्वर्ट होता है वो सेल में जाकर एनर्जी में, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर होता है। क्या होता है बाय प्रोडक्ट? जब ऑक्सीजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट वाटर, और ये सेल फ्रेंडली है। ये सेल फ्रेंडली, ये 99 टाइम्स सही तरह से चलता है। बीच बीच में कभी कभी एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो वाटर के बदले में कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बन, जिसको बोला जाता है फ्री रेडिकल अटैक। फ्री रेडिकल अटैक। कोई शीशे को अगर कोई पत्थर अगर मारेंगे क्या होगा? टूट जाएगा शीशा। अगर एक शीशा को कोई अगर पत्थर मारेगा क्या होगा? टूट जाएगा। तो इसी तरह जब ये कार्बन सेल के पास पहुंचता है तो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देता है, जिसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। और जब ये तोड़ता है तो कोई साउंड नहीं होता है, ये अंदर से साइलेंट। अभी आप बैठे हैं ना, साइलेंट चल रहा है सबका, मेरा भी चल रहा है। कोई ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसका फ्री रेडिकल प्रोसेस अब भी ज़्यादा चल रहा है। 30-40 साल पहले इतना फ्री रेडिकल प्रोसेस नहीं हो रहा था शरीर में जितना अभी हो रहा है, क्योंकि अभी का खाना पीना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, ज़्यादा फ्री रेडिकल अभी बन रहा है। इतना फ्री रेडिकल नहीं बनता था पहले। तो डीजेनरेटिव डिजीज का जो मेन कॉज है वो है फ्री रेडिकल अटैक। हार्ट में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हार्ट के जो आर्टरीज है जहां ब्लड फंक्शन करता है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और जो हार्ट का जो कैपिलर मसल्स है जो ऐसा ऐसा होता है वो भी बहुत मजबूत है। और उम्र सिर्फ 30 साल, उम्र सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक कैसे हो गया? क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल का प्रोसेस किसी का अगर हार्ट में शुरू हो जाता है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। किसी का जॉइंट में शुरू हो जाएगा उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। किसी का ब्रेन में शुरू हो जाता है तो अल्जाइमर, पार्किंसन, ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। और जब ये सेल का डीएनए को तोड़ देता है, जब इस फ्री रेडिकल का प्रोसेस से सेल का जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो मेन सोर्स ऑफ हमारा है डीएनए, जब ये डीएनए टूट जाता है तो एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है, जिसको कैंसर बोला जाता है। कैंसर कब होता है? जब हमारा सेल का डीएनए टूट जाता है। ये टूटता है फ्री रेडिकल के वजह से और इन्फ्लेमेशन के वजह से। तो ये जो डीजेनरेटिव डिजीज में आता है, हार्ट अटैक आता है, कैंसर आता है, पार्किंसन, ऐसे ऐसे जो हिलना वो पार्किंसन बोला जाता है। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे वो हिलते हैं उसको पार्किंसन बोला जाता है। अल्जाइमर, अपना नाम भी याद नहीं रहेगा, अपना घर को लोगों को देखकर पहुंचे कौन है आप? मैं आपका बेटा। बेटा अल्जाइमर बोलते हैं, हाई लेवल का अल्जाइमर। खुद को पहचान नहीं पाते हैं लोग, वो अल्जाइमर को बोला जाता है उसको। ब्रेन स्ट्रोक, ये सब डीजेनरेटिव डिजीज है। एक बार हो गया और ठीक नहीं होगा। बाकी ये जो इंटरनल डिजीज, एक्सटर्नल डिजीज, ये ठीक हो जाएगा अगर आपका इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा और अच्छी एंटीबॉडी बना पाएगा इम्यून सिस्टम, तो आप जर्म, बैक्टीरिया, वायरस से बच जाएंगे। आपका बैलेंस हो जाएगा बात पीत कफ, तो इंटरनल डिजीज से आप बच जाएंगे। मगर ये जो डीजेनरेटिव डिजीज है ना, ऑक्सीजन तो हमें लेना पड़ता है ऑक्सीजन को बंद करके रह पाएंगे आप? ऑक्सीजन तो लेंगे आप, मगर ये ऑक्सीजन के माध्यम से बहुत सारे पॉइजन सब्सटेंस जाता है, इसलिए ज़्यादा फ्री रेडिकल अभी बनता है। ज़्यादा फ्री रेडिकल अभी हमारा शरीर में बनता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट चाहिए हमको। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट हमारा हर प्रोडक्ट में है,